या ऑन द मूव हम यहाँ पे छठे या सातवें पॉइंट ऑफ वीडियो पर पार्ट ऑफ वीडियो। यहाँ पे हम एक शानदार सा 3 प्रॉब्लम करने वाले हैं। अभी 2 करूँगा, एक एंड में कर दूँगा, ठीक है, मतलब सेकंड वीडियो, लास्ट वीडियो। नाउ ये प्रॉब्लम मेरे नोट्स का है, डैट इज़ वाई आई नॉट यहाँ पे क्वेश्चन का फ़ोटो लेके नहीं आया हूँ। क्वेश्चन लिखूँगा यहाँ पे और एट द मोमेंट क्वेश्चन बनाऊँगा और एट द मोमेंट आपको आंसर बताऊँगा। ट्राई खुद से कीजिएगा फर्स्ट थिंग। नाउ देयर इज़ अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, नाउ यहाँ पे एक रखा हुआ है चेन, ठीक है ना, और यहाँ पे फ्रिक्शन है, ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन रखा है, ठीक है, और यहाँ कहीं पे यहाँ से फ्रिक्शन 0 है, फ्रिक्शन 0 है, ठीक है ना। वो कहता है कि यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं इस पूरे चेन पर, और कहता है ये गैप नहीं है, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं और एट द मोमेंट इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, देखो होता क्या है यहाँ पे, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इस तरीके से होना है कि आप देखो यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा होता है पूरे बॉडी पर, ठीक है, इस एक्शन में अपोज करेगा फोर्स को, ठीक है। अगेन यहाँ पे रोक तो नहीं पाएगा, ठीक है, बट सिंपल थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं तो, है ना, हो क्या रहा है, फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी वो कुछ ही पार्ट पर लग रही होगी, वो पार्ट जो थोड़ा सा पार्ट आगे बढ़ गया है वो पार्ट पर फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा। मान लेते हैं कि कुछ पार्ट dx पार्ट जो है वो आगे बढ़ गया है, तो उसका मास कितना होगा, उसका मास होगा टोटल मास m है और लेंथ l है, देखो मास m और लेंथ l ले लेते हैं इंटू dx। तो इतना पार्ट आगे बढ़ गया, मतलब इतने dm मास पर अब वो नॉर्मल जो है वो लग रहा है, बट थिंग इज़ दैट फ्रिक्शन नहीं लग रहा है इतने पे, मतलब फ्रिक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब फ्रिक्शन धीरे धीरे उस पार्ट पे कम हो रहा है। तो अगर मेरे से पूछ देता है कि वर्क डन निकालो बाय द फ्रिक्शन व्हेन चेन इज़ कम्प्लीटली पुल्ड आउट ऑफ द रेंज ऑफ फ्रिक्शन, है ना, ये क्वेश्चन है। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया और पूरा क्वेश्चन मैंने अभी फिर से पढ़ दिया आपके सामने। फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन व्हेन द चेन इज़ कम्प्लीटली पुल्ड आउट ऑफ द रेंज ऑफ फ्रिक्शन एंड दिस इज द रेंज ऑफ फ्रिक्शन, ऑफ कोर्स, है ना। ये मैंने पार्टीशन बना दिया। नो देखो समझने वाली बात है, पर अभी तो आपको समझ गए हैं कि यहाँ पे आगे जाने पर फ्रिक्शन जो है वो एक्ट नहीं करेगा उस डीएम मास पर, और अगेन उसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, यही हमारे पास एक मेथड बचता है। तो चलो करते हैं, मतलब जो है ना। तो देखो मान लो कि देखो डी वर्क डन जो होगा बाय द फ्रिक्शन, उसको मैं लिख सकता हूँ m/l dx दैट इज मास इंटू जी दैट इज नॉर्मल, ऑफ कोर्स, है ना, और इंटू न्यू, सो ये फ्रिक्शन आ गया, ठीक है। एंड मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको इस तरीके से मत बनाओ, इसको बनाओ इस तरीके से कि एक्स लेंथ पे जाके ds थिकनेस का मास ले लेना है और यहाँ पे फिर इंटीग्रेट करते हैं अपन। अगेन दिस इज द फ्रिक्शन, और इंटू करेंगे जितना फ्रिक्शन चल लिया। अगेन समझो, हमने माना है कि एक्स लेंथ चल लिया है फ्रिक्शन, मतलब ये जो चेन है एक्स लेंथ चल लिया, डेक्स लेंथ थिकनेस ले लिया हमने, और अगेन समझ आ रहा है ना। थोड़ा सा 1-2 बार और करोगे समझ आ जाएगा। फील तुमको खुद से करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, मैं कितना भी तुमको बोल दूँ फील तुम्हें नहीं आने वाला। फील तो तभी आएगा जब तुम खुद से एक बार प्रॉब्लम को ट्राई करोगे, और प्रॉब्लम को ट्राई करने के बाद मेरी वीडियो को देखोगे और फिर खुद से एक और बार ट्राई करोगे और समझोगे, और तब तक समझोगे जब तक ये समझ नहीं आ जाता है, क्योंकि इसके नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम सिंपली इसी पे बेस्ड है। सो अब इंटीग्रेट कर लो। सो वर्क डन जो होगा वो इंटीग्रेट करने पे यहाँ पे x²/2 आ जाएगा, और यहाँ इंटीग्रेशन जो होगा वो 0 से l होगा, लेंथ है, ठीक है। एंड अगेन m/l इंटू जी टाइम्स न्यू, अगेन इसको l काट दोगे तो यहाँ पे l mg न्यू/2, देखो ये आंसर आ जाएगा।
अगर याद रखा है तुमने तो हमने एक प्रॉब्लम इससे पहले ही बना चुके हैं कि जहाँ पर हमें क्या करने के लिए बोला गया है कि इसको हमें क्या करने बोला था कि इसको हमें नीचे गिराने के लिए बोला था। तो यहाँ mg लग रहा था उस समय, तो ये बोला था कि इसको ऊपर रखाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो गौर से देखो उसी टाइप का आंसर आया, सेम एग्जैक्टली आंसर आया, बट थिंग इज़ दैट कैसे किया, सेम प्रोसेस किया हाँ, बट थिंकिंग डिफरेंट थी हमारी इसमें। दैट आई वांट टू शेयर है। नाउ द सेकंड प्रॉब्लम जो कि इसी के ब्रांच का है। सेकंड प्रॉब्लम अगेन इस प्रकार का है। इसमें क्या है कि अगेन चेन है, ठीक है, और कुछ पार्ट ऑफ चेन जो है वो नीचे गिरा हुआ है, और ये पार्ट है x, और ये पूरा चेन का लेंथ है l, और इसका मास है m। सही बात है। क्वेश्चन में क्या रखा है हमारे से कि x की मैक्सिमम वैल्यू बताओ जिससे ये चेन स्लाइड ना करे, मतलब ये ऐसा ही रहे। तो ये जो चेन है वो स्लाइड नहीं कर रहा, सो चेन डजंट स्लाइड। उसके लिए x की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, ये है क्वेश्चन। सो और अगेन यहाँ पे फ्रिक्शन दे रखा है न्यू। सही है। नो हम थोड़ा सा थिंकिंग क्या पैदा करते हैं अपन में, हो क्या रहा होगा कि यहाँ पर mg लग रहा होगा और यहाँ mg लग रहा होगा, उसके वजह से, और यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा इस पूरे चेन के ऊपर। यहाँ पे फ्रिक्शन, यहाँ पे mg, फ्रिक्शन अपोज करेगा तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमें पता है। ठीक है, नाउ सिंपल थिंग इज दैट ये लेंथ कितना है l माइनस एक्स है, और लेंथ तो x था तो ये l माइनस एक्स। ओके, नाउ ये mg नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है। अगर हम इस प्रकार कहते हैं कि ये जो फ्रिक्शन वैल्यू है और ये जो mg वैल्यू है वो बराबर है, इसका मतलब है कि इस तरफ से जो खींचने वाला फोर्स है और इस तरफ से खींचने वाला फोर्स है वो दोनों बराबर है। तो और वैसे भी हमें पता है कि चेन इनएक्सटेंसिबल है, देयरफॉर नेट फोर्स इज जीरो, है ना। देयरफॉर आई कैन से कि ये इसी पोजीशन में रह जाएगा, मतलब काइंड ऑफ से इक्विलिब्रियम पे रह जाएगा, काइंड ऑफ से इक्विलिब्रियम में रह जाएगा। और वही क्वेश्चन में पूछा गया, और x की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई, मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को यूज़ करेंगे अपन। ठीक है, सो mg सही है, mg लिखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है ट्विस्ट, यहाँ पे देखो हम mg लिखेंगे यहाँ पे, है ना। हमें नहीं पता x लेंथ का मास कितना है, तो हम क्या करेंगे, मास पर यूनिट लेंथ। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन में चेन जो है उसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये दे रखा है ऊपर वाले क्वेश्चन में भी और इस वाले क्वेश्चन में भी। मान लो अगर क्वेश्चन में नहीं भी दे रहता है ना, तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म है। जब तक वो कंसर्न नहीं है नॉन यूनिफॉर्म के लिए, तब तक तुम भी कंसर्न मत रहो, ठीक है ना। नाउ m/l कर दिया, इंटू x कर दिया, तो मास ऑफ दिस चेन आ गया, ये वाला पार्ट का चेन मास आ गया। नाउ इंटू g, तो ये कितना आ गया, जो फोर्स नीचे लग रहा है, ये जो मास हमने यूज़ किया है ना वो इसका मास है। और आई कैन राइट दिस एज m/l टाइम्स x टाइम्स g, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दिया। और ये फ्रिक्शन के लिए नॉर्मल लिखना पड़ेगा। नॉर्मल क्या होगा, इस वाले मास का नॉर्मल, जो कि होगा m/l टाइम्स ऑफ l माइनस एक्स, दिस इज द मास, इंटू g इंटू न्यू, दिस इज द नाउ ये और ये कट गया। नाउ ये और ये भी कट गया, यहाँ पे x आया और यहाँ पे, तो l न्यू की वैल्यू क्या आ गई, x अपॉन l माइनस एक्स। अगर आपसे न्यू पूछा होता तो इस तरीके से आप आंसर दे पाते, बट हमारे को x पूछा है, तो यहाँ पे न्यू टाइम्स ऑफ l माइनस न्यू टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x, यहाँ पे लिख दूँगा मैं 1 प्लस न्यू, यहाँ पे लिख दूँगा न्यू l। सो x मैक्स वैल्यू आ जाएगी न्यू l अपॉन 1 प्लस न्यू। तो आपके दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न स्टार्ट होगा, जो मेरे दिमाग में पहली बार में हुआ था। पता नहीं क्यों, मैं तो बहुत थोड़ा सा एवरेज से स्टूडेंट हूँ, इसलिए
मेरे दिमाग में तो आया था और शायद आपके दिमाग में ना आए, बट ठीक है, मैं सुनाना तो चाहूँगा। मैं सुनाना ये चाहूँगा कि इससे पहले वाले मतलब कुछ पहले वाले प्रॉब्लम्स में हमने क्या किया था, हमने इस टाइप का प्रॉब्लम देखा था जो कि AI ट्रिपल में आया था। उसमें हमने देखा था कि यहाँ पर हम जब पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे थे तो हम DM मास करके लिख रहे थे और DX पे एक्स्ट्रा के DX लिख रहे थे और इंटीग्रेट कर रहे थे। हमने यहाँ क्यों नहीं किया? सुनो, हम जब पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो वो mgh होता है, हाँ, मतलब हर एक पॉइंट का mgh लिख सकते हैं, हाँ, बट जो mg होता है वो तो किसी भी मास का कैसा भी हो वो तो mg ही होता है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी वक्त में x जो होता है वो हर एक पॉइंट के लिए डिफरेंट होता है। दैट इज़ वाई वी आर गेटिंग इंटीग्रेटेड करना पड़ रहा था उस आंसर के लिए, बट यहाँ इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तुम ही सोचो क्यों करने की ज़रूरत है नहीं? ठीक है ना, ये प्रॉब्लम हमारा क्लियर हो गया ना। एक और प्रॉब्लम आता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड एफर्ट।